नमस्कार और इस ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक खास अनुच्छेद 183 पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये वो नियम है जो बताता है कि किसी राज्य की विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके सभापति और उपसभापति का पद कैसे खाली होता है, वो इस्तीफा कैसे दे सकते हैं या फिर उन्हें हटाया कैसे जा सकता है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस अनुच्छेद का विश्लेषण करते हैं। तो आज हमारा मकसद है इन नियमों को समझना, ये क्यों बनाए गए और राज्य के उच्च सदन में स्थिरता और जवाबदेही इन दोनों को बनाए रखने में इनकी क्या भूमिका है। कभी सोचा है कि विधान परिषद के जो मुखिया होते हैं, सभापति, उनको उनके पद से हटाना कितना मुश्किल या आसान होता होगा? क्या ये बस ऐसे ही हो जाता है या कोई लंबी प्रक्रिया है? चलिए अनुच्छेद 183 के जरिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ये अनुच्छेद 183 तीन मुख्य बातें बताता है कि सभापति या उपसभापति का पद कब और कैसे खाली हो सकता है। पहली स्थिति क्या है? जी, पहली स्थिति तो काफी सीधी है, जो अनुच्छेद 183 के क्लॉज ए में बताई गई है। अगर कोई सभापति या उपसभापति विधान परिषद का सदस्य ही नहीं रहता, तो उसका पद अपने आप खाली हो जाएगा। सदस्यता जाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे उनका कार्यकाल पूरा हो गया, वो मान लीजिए अयोग्य घोषित हो गए, या उन्होंने खुद परिषद से इस्तीफा दे दिया, या फिर दुर्भाग्यवश उनका निधन हो जाए। तर्क सीधा है, अगर आप सदन के सदस्य ही नहीं रहे तो उसके पीठासीन अधिकारी कैसे बने रहेंगे, है ना? हाँ, ये तो स्वाभाविक लगता है, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, और दूसरी स्थिति? वो इस्तीफे वाली है, सही कहा। बिल्कुल। क्लॉज बी इस्तीफे की बात करता है। ये भी एक, आप कह सकते हैं, सरल प्रक्रिया है। अगर सभापति को पद छोड़ना है तो वो अपना लिखित इस्तीफा उपसभापति को सौंप देंगे, और अगर उपसभापति इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो अपना लिखित इस्तीफा सभापति को देंगे। जैसे ही इस्तीफा दिया, पद रिक्त, कोई लंबी चौड़ी कार्यवाही इसमें नहीं है। ठीक है, तो सदस्यता खत्म तो पद गया और इस्तीफा देना भी आसान है। लेकिन सबसे दिलचस्प और शायद सबसे अहम हिस्सा तो वो हटाने की प्रक्रिया वाला है, यानी क्लॉज सी। इसमें क्या खास बात है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लॉज सी के तहत सभापति या उपसभापति को उनके पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए दो कड़ी शर्तें हैं। पहली, ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। नोटिस पीरियड, ये इसलिए ताकि जिस व्यक्ति को हटाने का प्रस्ताव है उसे अपना पक्ष रखने या तैयारी करने का थोड़ा वक्त मिले। 14 दिन का नोटिस, हाँ ये तो जरूरी लगता है, फेयर है। और दूसरी शर्त वो क्या है? दूसरी शर्त ही, आप कह सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया की जान है। वो शर्त है कि हटाने का प्रस्ताव सिर्फ नोटिस देने से पास नहीं होगा, बल्कि उसे परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित करना होगा। और ये जो वाक्य है, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, जिसे अंग्रेजी में इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, इसे थोड़ा और खोलकर समझाएंगी। ये जो सामान्य बहुमत होता है उससे ये अलग कैसे है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आमतौर पर सदन में कोई प्रस्ताव पास करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए होता है ना, मतलब जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा का समर्थन। हाँ, सिंपल मेजॉरिटी जिसे कहते हैं। जी, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत का मतलब है कि सदन की उस समय की कुल सदस्य संख्या, हाँ, जो खाली सीटें हैं उन्हें हटाकर, अच्छा, उस संख्या के आधे से ज्यादा सदस्यों का समर्थन चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी विधान परिषद में 100 सीटें हैं और मान लीजिए 5 खाली हैं, तो तत्कालीन सदस्य संख्या हुई 95। ठीक है, 95। अब प्रस्ताव पास करने के लिए 95 का बहुमत, यानी कम से कम 48 सदस्यों का हाँ कहना जरूरी होगा। भले ही उस दिन वोटिंग के समय सदन में सिर्फ 60 या 70 सदस्य ही क्यों ना मौजूद हो और वोट कर रहे हों। अरे, यानी ये नहीं कि जितने लोग आए हैं उनमें से आधे से ज्यादा मान जाएं, बल्कि पूरे सदन की जो उस वक्त की ताकत है उसका आधे से ज्यादा समर्थन चाहिए। ये तो वाकई एक बहुत ऊंची दहलीज है। इसे पार करना तो काफी मुश्किल होता होगा फिर। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत सोचा समझा प्रावधान है। अगर हम संविधान सभा की बहसों को देखें, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस पर काफी जोर दिया था। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर का क्या तर्क था इसके पीछे?
क्यों इतनी मुश्किल प्रक्रिया रखी? उनका मानना था कि विधान परिषद हो या विधानसभा, इनके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, सभापति या अध्यक्ष, वो सदन की कार्यवाही के निष्पक्ष संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। बहुत अहम भूमिका होती है उनकी। तो उन्हें रोजमर्रा की जो राजनीतिक खींचतान होती है या मामूली बहुमत के उतार चढ़ाव के आधार पर आसानी से नहीं हटाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो वो हमेशा दबाव में काम करते और सदन की जो गरिमा है, जो स्वतंत्रता है, वो प्रभावित होती। इसीलिए ये 14 दिन के नोटिस और खासकर ये समस्त सदस्यों के बहुमत वाली कड़ी शर्त रखी गई। मकसद था स्थिरता देना, पद को स्थायित्व देना, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर जवाबदेही तय करने का रास्ता भी खुला रखना। मतलब हटाना नामुमकिन नहीं, पर मुश्किल जरूर हो। ये दिलचस्प है कि स्थिरता और जवाबदेही दोनों का संतुलन साधने की कोशिश की गई। क्या ऐसा ही कुछ नियम विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी है, क्योंकि वो भी तो पीठासीन अधिकारी हैं? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 183 जो विधान परिषद सभापति उपसभापति के लिए है, इसके प्रावधान लगभग वैसे ही हैं जैसे अनुच्छेद 179 में विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए दिए गए हैं। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया जानबूझकर कठिन बनाई गई है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता विधायिका की स्वतंत्रता और उसके पीठासीन अधिकारियों के पद की स्थिरता को कितना ज्यादा महत्व देते थे। ये एक तरह से उन्हें राजनीतिक उठापटक से बचाने वाला एक संवैधानिक कवच है। तो ये नियम सिर्फ संविधान की किताबों में नहीं है, बल्कि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और उन 6 राज्यों में बाकायदा इस्तेमाल होते हैं जहां विधान परिषद मौजूद है। बिल्कुल। क्या हाल के दिनों में इसके इस्तेमाल के कुछ उदाहरण हैं हमारे पास? मतलब क्या ऐसी कोशिशें हुई हैं हटाने? हाँ, स्रोत कुछ हालिया घटनाओं का जिक्र करते हैं जो दिखाती हैं कि ये प्रावधान असल में कैसे काम करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में 2024-25 के दौरान सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह को हटाने के लिए विपक्ष ने एक प्रयास किया था, नोटिस भी दिया गया था। अच्छा, और क्या हुआ उसका? लेकिन वो प्रस्ताव बहुमत हासिल नहीं कर पाया और असफल हो गया। वही समस्त सदस्यों के बहुमत वाली शर्त आड़े आ गई। और बिहार में भी शायद ऐसी कोई कोशिश हुई थी। जी हाँ, बिहार में 2022 में भी सभापति को हटाने का एक प्रयास हुआ था, लेकिन वहां भी नतीजा वही रहा। वो जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए था वो नहीं मिल पाया और प्रस्ताव गिर गया। और तेलंगाना वाला मामला भी शायद इसी से जुड़ा है, जो 2024 का है। तेलंगाना का 2024 का मामला तो अनुच्छेद 183C की प्रक्रिया का बिल्कुल एकदम स्पष्ट उदाहरण पेश करता है। वहां विपक्ष ने बाकायदा सभापति को हटाने का नोटिस दिया, नियमानुसार 14 दिन का इंतजार हुआ, फिर प्रस्ताव पर बहस भी हुई, लेकिन अंत में प्रस्ताव के पक्ष में सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत नहीं जुट पाया। लिहाजा प्रस्ताव पारित नहीं हो सका और सभापति अपने पद पर बने रहे। ये साफ दिखाता है कि ये प्रक्रिया सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि इसका पालन होता है और इसका नतीजा भी दिखता है। और शायद कोर्ट्स ने भी मतलब न्यायपालिका ने भी इस प्रक्रिया की अहमियत पर कुछ कहा है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 के एक मामले में ये टिप्पणी की थी कि सभापति या अध्यक्ष को हटाने के लिए ये जो 14 दिन का नोटिस है और जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन करना अनिवार्य है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इन उदाहरणों से एक बात तो साफ उभर कर आती है, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, कि कोशिशें भले ही हुई हों हटाने की, लेकिन स्रोत ये बताते हैं कि 2025 तक इस प्रक्रिया के जरिए वास्तव में किसी विधान परिषद सभापति को हटाया नहीं जा सका है। ये समस्त सदस्यों के बहुमत वाली शर्त की, आप कह सकते हैं, प्रभावशीलता को दिखाता है। ये वाकई काम करती है। हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था, पीठासीन अधिकारी के पद को स्थिरता देना, वो काफी हद तक हासिल हुआ है। हाँ, स्रोत में महाराष्ट्र 2030 का जिक्र नीलम गोरहे के उपसभापति बनने के संदर्भ में है। वो एक नियुक्ति का मामला था, अनुच्छेद 183 के तहत हटाने की प्रक्रिया का नहीं, तो उसे यहां मिलाना ठीक नहीं होगा, वो अलग बात है। हाँ, वो नियुक्ति है, हटाना नहीं, ठीक है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो अनुच्छेद 183 एक बहुत सोचा समझा संतुलन साधने वाला नियम लगता है। एक तरफ पद खाली होने या इस्तीफा देने के सामान्य और जरूरी रास्ते खुले रखे हैं, दूसरी तरफ ये सभापति और उपसभापति को, मतलब राजनीतिक हवा बदलते ही आसानी से हटाए जाने से बचाता है। ये उनके पद के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है, ताकि वो बिना ज्यादा दबाव के सदन चला सकें। आपने बिल्कुल सही समझा।
ये सुरक्षा कवच विधान परिषद जैसी संस्था के कामकाज में निरंतरता और स्थिरता लाने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि अगर उन्हें साधारण बहुमत से ही हटाया जा सकता, तो हर बार जब सरकार बदलती या सदन में राजनीतिक समीकरण जरा भी बदलते, तो शायद सबसे पहले पीठासीन अधिकारी को बदलने की कोशिश होती। इससे तो सदन का कामकाज ठप पड़ सकता था और उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठते। ये अनुच्छेद सदन की गरिमा बनाए रखने में भी मदद करता है। लेकिन ये कवच ऐसा भी नहीं है कि जवाबदेही ही खत्म हो जाए। मतलब अगर वाकई बहुमत, और वो भी मजबूत वाला बहुमत, यानी समस्त सदस्यों का बहुमत, ये मानता है कि उन्हें हटना चाहिए, तो रास्ता तो खुला है। निश्चित रूप से अंतिम जवाबदेही तो परिषद के सदस्यों के प्रति ही है, कोई भी हमेशा के लिए तो नहीं है। बस उस जवाबदेही को लागू करने की प्रक्रिया को जानबूझकर थोड़ा वजनदार बनाया गया है। ये वही डॉक्टर अंबेडकर वाली बात है, स्थिरता और जवाबदेही के बीच एक महीन संतुलन। तो आज की इस चर्चा से हमने समझा कि अनुच्छेद 183 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के पद से जुड़े मामलों, रिक्ति, त्यागपत्र और हटाए जाने के लिए एकदम स्पष्ट नियम तय करता है। और ये भी जाना कि हटाने की प्रक्रिया को मुश्किल क्यों बनाया गया है, 14 दिन का नोटिस, और सबसे बड़ी बात, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत। ये सब सदन की स्थिरता और पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए उभरता है, जो शायद हमारे स्रोतों के विश्लेषण से थोड़ा आगे जाता है। स्रोत हमें हटाने की प्रक्रिया के बारे में तो बताते हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि वो कौन सी राजनीतिक वजहें या बदलते समीकरण हो सकते हैं जिनके कारण हाल के वर्षों में सभापति या उपसभापति को हटाने के प्रयास ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। भले ही वो सफल न हुए हों, पर ये कोशिशें क्यों हो रही हैं? ये प्रयास खुद क्या दर्शाते हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प नुक्ता है। प्रक्रिया तो मजबूत है, पर कोशिशें क्यों बढ़ रही हैं, ये सोचने वाली बात है। और एक और बात, ये जो समस्त सदस्यों के बहुमत की शर्त है, ये विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी की भूमिका और उनके लिए सोचे गए संवैधानिक बचाव के बारे में क्या इशारा करती है? खासकर जब हम इसकी तुलना सरकार के एक मंत्री से करते हैं, जिसका पद तो निचले सदन यानी विधानसभा के विश्वास पर टिका होता है और जिसे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपेक्षाकृत आसानी से हटाया जा सकता है। विधान परिषद के सभापति को ये अतिरिक्त सुरक्षा क्यों दी गई है? ये शायद हमें हमारी जो द्विसदनीय विधायिका की बनावट है और उसमें अलग अलग पदों की भूमिकाओं के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। वाकई ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है कि क्यों उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी को निचले सदन के विश्वास पर टिके मंत्री से ज्यादा प्रक्रियात्मक सुरक्षा मिली हुई है। ये हमारे विधायी ढांचे की बारीकियों पर रोशनी डालता है। खैर, बहुत दिलचस्प चर्चा रही। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।